नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग 10वीं कक्षा के विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। उसी जैव प्रक्रम में श्वसन को हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, श्वसन में हम लोगों ने श्वसन और श्वसन के प्रकार को पढ़ा। श्वसन के जैसे दो प्रकार होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। यानी जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे ऑक्सी श्वसन, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। इससे जुड़ी हुई हम लोगों ने गतिविधि को भी किया था। एक गतिविधि से जाना था कि कैसे ऑक्सी श्वसन में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है तो बलून ज़्यादा फूलता है, और अनऑक्सी श्वसन में क्योंकि कम ऊर्जा मुक्त होती है और कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो बैलून कम फूलता है। ये थे ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं दोनों में अलग है। पौधों में बच्चों हम लोग जानते हैं कि गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र, स्टोमेटा। इसी रंध्र के द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी इसी से श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, और साथ साथ प्रकाश संश्लेषण भी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में गैसों की आवश्यकता है और श्वसन में भी। साथ ही साथ पौधों में जैसे पुराने बार्क जो होते हैं, छाल होते हैं पौधे में, तनों में, उससे भी श्वसन होता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि पौधे स्थिर खड़े रहते हैं तो किस कारण स्थिर खड़े रहते हैं, जड़ों के द्वारा। यानी जड़ों के जो फाइन हेयर्स होते हैं जिसे कि रूट हेयर्स कहते हैं, वो मिट्टी के कणों के खाली स्पेस के बीच में मौजूद रहते हैं, और हम लोग सभी जानते हैं कि इन खाली जगहों में क्या होता है, वायु मौजूद रहता है। यानी वायु का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन भी रहता है। तो इस तरीके से जड़ों के द्वारा भी पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। कहने का मतलब है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया पत्तियों, तनों, जड़ों तीनों से होता है, लेकिन इसके विपरीत जंतुओं में क्या है, सभी भाग से श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है। जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए पूरा एक सिस्टम है, और सिस्टम किसे कहते हैं, या सिस्टम या तंत्र किसे कहते हैं, जब कई अंग मिलकर के किसी एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं तो उसे तंत्र कहते हैं। और जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा पूरा होता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है, तो एक तो हम लोगों ने देखा कि पौधे के हर भाग जो हैं, जड़, तना, पत्ती, तीनों श्वसन करते हैं, पर जंतुओं में खास अंग श्वसन के लिए होते हैं। दूसरा है कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया धीमी होती है। क्यों धीमी होती है? क्योंकि उनमें ऊर्जा की आवश्यकता जंतुओं की तुलना में कम होती है। अब आते हैं जंतुओं को क्यों ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे स्थिर खड़े होते हैं, जंतु इधर उधर घूमते हैं, कई क्रियाओं को पूरा करते हैं। जंतु क्योंकि कई क्रियाओं को पूरा करते हैं, हमेशा गतिमान रहते हैं, इसलिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए उन्हें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसीलिए वहाँ एक विशिष्ट अंग होते हैं। यानी पौधों में श्वसन की प्रक्रिया धीमी होती है तो जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया तीव्र होती है। ऐसे ही कुछ और अंतर हो सकते हैं। 2 अंतर मैंने बताया है, और बाकी अंतर आप स्वयं भी देख सकते हैं। बच्चों, अब चलते हैं जंतुओं में श्वसन की ओर। तो जंतुओं में बहुकोषीय जीव जो हैं, एक पूरे तंत्र के द्वारा अपने श्वसन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। लेकिन एक कोषीय जीव हैं, उन एक कोषीय जीव में जैसे कि अमीबा है, एक कोषीय जीव कौन है, अमीबा है, और क्या है, पैरामीशियम। इसमें कैसे होता है,
विसरण के द्वारा। कैसे होता है? विसरण के द्वारा। आप लोग सभी जानते हैं कि अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता और इसके आसपास वातावरण में वायु मौजूद है और अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए कोशिका झिल्ली के द्वारा आसानी से गैस, कहने का मतलब कि ऑक्सीजन अंदर आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है वातावरण की तुलना में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया, इस तरीके से विसरण के द्वारा एक कोशीय जीवों में पूरी होती है श्वसन की प्रक्रिया। कुछ जो निम्न बहुकोशीय जीव हैं जैसे कि हाइड्रा, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से होता है। तो हाइड्रा भी बहुकोशीय जीव है लेकिन निम्न स्तर का बहुकोशीय, तो इसके भी शरीर में विसरण के द्वारा ही ऐसे हाइड्रा में भी होता है। बच्चों अब चलते हैं उच्च बहुकोशीय जीव की ओर। तो उच्च बहुकोशीय जीव में बच्चों कई तरीके से श्वसन होता है, जैसे श्वास नली के द्वारा, श्वास नली जिसे कि ट्रैकिया भी कहते हैं। और ये ट्रैकिया, श्वास नली किस में मौजूद होते हैं? ज़्यादातर कीड़े मकोड़े जैसे कि तिलचट्टा, ग्रास हॉपर, जो भी कीड़े वाले ग्रुप के जो जीव हैं उसमें ग्रास हॉपर। तो श्वास नली क्या होता है? एक विशिष्ट अंग है जो बॉडी पे, उनके मक्खियों के या कीड़े मकोड़ों की बॉडी पे बहुत छोटे छोटे शरीर पे छिद्र होते हैं और इसी के द्वारा वो श्वास नहीं ले। दूसरा होता है गिल, गिल के द्वारा भी करते हैं। गिल के द्वारा कौन करता है? मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में, यानी पानी में रहने वाले जीव गिल के द्वारा करते हैं। और मछलियों को अगर बच्चों आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो ये मछलियाँ लगातार अपने मुंह से को देखते होंगे कि आप चलाते रहते हैं और मुंह के जबड़े के नीचे ही उनका गिल रहता है और वो तेज़ी से पानी को बेसिकली वो मछलियाँ लेती हैं और पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को मछलियाँ अवशोषित करती हैं और फिर उसे अपने पूरे शरीर में भेजती हैं। तो गिल के द्वारा ऐसे होता है। और तीसरा जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो सबसे उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, उसमें होता है फेफड़ों के द्वारा। गिल के द्वारा होता है पानी में रहने वाले जीवों में, और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण की तुलना में वायु जो बाहर में मौजूद है स्थल में उससे कम होती है, इसीलिए कम ऑक्सीजन रहता है। तो इन्हें लगातार, जैसे गिल को आप देखते होंगे कि गल फड़े इसके चलते रहते हैं, तेज़ी से होता है। फेफड़ों में फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ज़्यादा लिया जाता है, तो गिल की तुलना में यहाँ श्वसन की प्रक्रिया रफ्तार जो है वो कम होती है। फेफड़े किसमें मौजूद होते हैं? तो जितने भी स्थलीय जीव हैं जैसे कि सांप, मेढक, पक्षी, मनुष्य। बच्चों यहाँ मैंने एक नाम लिया मेढक का, तो मेढक में फेफड़ा भी होता है। साथ साथ क्या होता है? मेढक जल स्थलीय जीव, जिसे क्या कहते हैं? उभयचर, यानी यह जल में भी रहता है और प्लस कहाँ रहता है? ज़्यादातर स्थल में। स्थल पे ज़्यादा रहता है, तो ये जब स्थल पर रहता है तब तो इसमें फेफड़े से प्रक्रिया होती है, लेकिन जब जल में रहता है तो क्या होता है? इसके भींगे हुए त्वचा से इसमें श्वसन होता है, क्योंकि त्वचा में भी तो छिद्र होते हैं ना बच्चों, तो भींगे हुए त्वचा से होता है इसमें श्वसन। यानी उभयचर कौन है? मेढक। तो मेढक में दो तरीके से श्वसन होता है, फेफड़े के द्वारा भी होता है और जब वह जल में रहता है तो भींगे हुए त्वचा से भी होता है। भींगे हुए त्वचा से एक और जीव में होता है, आप लोग सोचिएगा, पर मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि चेरा जिसको हम लोग कहते हैं अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के मॉइस्ट स्किन से भी इसमें होता है श्वसन।
बच्चों, आप लोग का कुछ सवाल हो सकता है, मन में सवाल उठ भी रहे होंगे कि बहुत सारे जीव जो जल में रहते हैं, लेकिन वो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो मैमीलिया में आते हैं या कुछ रेप्टाइल्स में जैसे आते हैं, जैसे मगरमच्छ है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये रहते तो पानी में हैं, पर इसमें पाए जाते हैं आपको लंग, फेफड़ा। तो फिर ये कैसे पानी में श्वसन करते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा डॉल्फिन तो हमेशा जंप ही करती रहती है, ऊपर उछलती है, फिर नीचे जाती है, उछलती है, और इस तरह से। तो यानी जब वो बाहर आती है पानी से तो अपने श्वसन की प्रक्रिया उस समय पूरी करती है। मगरमच्छ को भी आप देखते हैं कि थोड़े समय पर वो ज़मीन के किनारे बाहर आकर के रहते हैं, या अपना मुंह ज़मीन से पानी से बाहर निकाल करके ऊपर होते हैं। इसी तरह व्हेल को भी आपने देखा होगा। तो जब जल में रहने वाले ऐसे कुछ जीवों का जब भी समुद्र में या कहीं भी ऐसे जगहों पे जाएं, जू में जाएं, तो देखिए कि वो बाहर अगर आते हैं तो जानिए कि ये श्वसन कैसे करते हैं, उसमें श्वसन का कौन सा अंग मौजूद है, आप खुद से भी अपनी जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं। यानी बड़े जंतुओं में श्वास नली के द्वारा, गिल के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, भींगी हुई त्वचा के द्वारा, इस माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। बच्चों, अब चलते हैं मनुष्य में। तो मनुष्य का देखते हैं श्वसन तंत्र को। मनुष्य का श्वसन तंत्र कई अंगों के मिलने से बना हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या है? नासिका द्वार, जिससे कि वायुमंडल से हम लोग सांस लेते हैं। दूसरा क्या हो गया? श्वास नली, तीसरा क्या हो गया? फेफड़े, श्वास नली ही आपको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में बढ़ते हैं, और जो एक होता है एल्वियोलाई, जिसे कि कहते हैं वायु कोश, एयर सैक्स, अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। ये मुख्य आपको अंग हैं श्वसन तंत्र के। कभी कभी 2 नंबर में आते भी हैं कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में मौजूद अंगों के नाम लिखो। अब बच्चों चलते हैं और इसको देखते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र को। बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे मानव श्वसन तंत्र को देख पा रहे हैं, अभी हम लोगों ने कुछ उसके मुख्य अंगों की चर्चा भी किए थे। तो चलिए इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग फिर से उन अंगों को देखते हैं और कैसे यह फंक्शन करता है वो भी समझते हैं। सबसे पहले ऊपर में जैसे आप देख रहे हैं, मुख गुहा के ऊपर नासाद्वार है, यहाँ नासाद्वार, और उसके बाद क्या आप देख रहे हैं कि नासाद्वार के नीचे कंठ का जैसे एक शो कर रहा है, और उसके बाद क्या है? श्वास नली को दिखाया जा रहा है। ये श्वास नली आप आगे बढ़ता है तो श्वास नली क्या आप देख रहे हैं? 2 भागों में बढ़ता है, जिसे कि श्वसनी ब्रोंकाई कहते हैं, और ये ब्रोंकाई फिर कई श्वसनिकाएं में विभाजित हो जाता है, जिसे कि ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ये ब्रोंकियोल्स कई छोटे छोटे बैलून जैसी संरचना में खोलता है, जिसे कि कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं, कॉमन बोलचाल की भाषा में ईयर सैक्स कहते हैं। ये ईयर सैक्स का बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इनलार्ज करके अलग से डायग्राम दिखाया गया है। ये फेफड़े के अंदर ये एयर सैक्स ही कह सकते हैं कि मुख्य भूमिका गैसों के आदान प्रदान के लिए निभाता है। कह सकते हैं यही प्लेटफॉर्म है गैसियस एक्सचेंज का, यानी गैसों के लेन देन का। बच्चों, आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि हमारे 2 फेफड़े जो गुलाबी रंग के होते हैं, एक केज जैसी संरचना के अंदर सुरक्षित रहते हैं, जिसे कि पसली कहते हैं। ये पिंजरे नुमा संरचना के अंदर हमारे 2 फेफड़े बाईं और दाईं तरफ मौजूद होते हैं।
अब चलते हैं हमारा ये श्वसन तंत्र कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले चलते हैं नासाद्वार की ओर। हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं जिसे नासाद्वार कहते हैं। इस नासाद्वार के द्वारा हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिसे कि श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पूर्व में ये हम लोग जान भी चुके हैं, यानी ये पूरा का पूरा मैकेनिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं, केमिकल प्रोसेस नहीं है। तो जैसे ही सांस हम लोग लेते हैं तो नाक के अंदर, नासाद्वार के अंदर फाइन हेयर्स होते हैं और साथ ही साथ एक चिपचिपा लसलसा पदार्थ भी नाक के अंदर स्रावित होता है, जिसे कि श्लेष्मा या म्यूकस कहते हैं। अब इसका कार्य क्या है? तो बच्चों, हम लोग सभी जानते हैं कि हवा में धूल कण भी होते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस में जो हवा हमारे नाक में प्रवेश करता है उसके साथ कुछ धूल कण भी होते हैं जो जाते हैं। वो इस हेयर के, फाइन हेयर्स के बीच कह सकते हैं कि हेयर्स जो है छलनी का काम करते हैं और उस धूल कण को छानने का काम करते हैं। अगर कुछ फाइन डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं तो वो जो श्लेष्मा लसलसा और चिपचिपा पदार्थ है उससे चिपक कर के रह जाते हैं। कहने का मतलब कि नासाद्वार के अंदर ये जो हेयर्स और म्यूकस जो मौजूद रहते हैं वो एयर को प्यूरिफाई करके, साफ करके नीचे की ओर भेजते हैं। बच्चों, यहाँ से फिर वो एक श्वास नली जो लंबी संरचना होती है श्वास नली, उसमें हवा जाता है। ये श्वास नली काफ़ी डेलिकेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसको सुरक्षा देने के लिए कार्टिलेज का बना हुआ सेमी सर्कुलर, स्प्रिंग जैसी कह सकते हैं संरचना होती है, जो उस पूरे श्वास नली को आपको ढके रहता है। इससे क्या है कि उसको सिकुड़ने से भी रोकता है और प्रोटेक्शन भी देता है श्वास नली को, यानी फैलने और सिकुड़ने में उसकी मदद करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब ये श्वास नली जब 2 ब्रांच में बढ़ता है, जिसे कि ब्रोंकाई या श्वसनी कहते हैं, तो दोनों लंग्स में, हमारे फेफड़ों में यहाँ से वह इंटर करता है, यानी हवा जो है श्वसनी के द्वारा हमारे दोनों फेफड़ों में जाता है। अब ये श्वसनी कई ब्रांच में विभाजित होती है, ब्रांच कई, वो फिर कई छोटे छोटे ब्रांचेज में विभाजित होती है और हर एक अंत में जो श्वसनिकाएँ हैं वह कुपिका में खुलती है, एल्वियोलाई में खुलती है। बच्चों, आप लोगों ने पत्ती की संरचना देखी होगी। जैसे पत्ती में पहले क्या होता है, एक मिडरिब होता है, फिर उसमें वेन होता है, पत्ती से कई मिडरिब से निकलते हैं, फिर उससे वेन और वेनलेट्स निकलते हैं। जस्ट वैसी ही संरचना हमारे फेफड़े के अंदर श्वसनी की होती है और उसके ब्रांचेज की होती है। हर एक श्वसनिकाएँ जो कुपिका में खुलती है वो बैलून जैसी संरचना आपको मैं बता चुकी हूँ कि रहती है। यहाँ वेन और वेनलेट्स का पूरा नेटवर्क रहता है, कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, पूरा फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। और यहाँ ब्लड का रिच सप्लाई होता है। रिच सप्लाई इसलिए होता है ताकि तेज़ी से गैसों का आदान प्रदान हो सके। बच्चों, अब यहाँ थोड़ा सा मैं रक्त की चर्चा करना चाहूँगी। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोगों का रक्त किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। लाल किसके कारण होता है? हाँ, सही कहा आप लोगों ने, हीमोग्लोबिन के कारण। तो बच्चों, हीमोग्लोबिन की एक खासियत है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, यानी लगाव उससे होता है ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन का यही लगाव जो है गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो एयर सैक्स में क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त हवा ज़्यादा मौजूद होती है, यानी ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा होती है। और शरीर से जो खून के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लाए जाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं पर उसकी संख्या कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या एयर सैक्स में कम है ब्लड के द्वारा लाया हुआ, और हवा के द्वारा आया हुआ ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। तो होता क्या है
कि ब्लड से आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स में छोड़ दिए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में, और उसी समय ब्लड कैपिलरीज में सेम टाइम में ऑक्सीजन जो आया हुआ पहले से मौजूद है उसे रिसीव कर लिया जाता है, क्योंकि मैंने बताया अभी कि ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन का अटैचमेंट ज़्यादा है, लगाव ज़्यादा है, तो तुरंत से ऑक्सीजन को वो कैरी कर लेता है। और करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। जब ब्लड से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी ब्लड में जब ऑक्सीजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब ब्लड के द्वारा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हुआ, फिर ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न अंगों में भी वहाँ भी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। तो जब ऑक्सीजन छोड़ा जाता है और सेम टाइम में जो कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती है तो कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को अब क्या है कि वहाँ तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम हो गया और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन कम होता है तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड से भी एफिनिटी रहती है, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा उससे उसका लगाव। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और ऑक्सीजन को वहाँ छोड़ देता है, क्योंकि एक एक कोशिका में जा रहा है तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की संख्या तो घट गई है लेकिन वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसे ले लेता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है तब उसे क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के द्वारा एयर सैक्स तक, एल्वियोलाई तक लाए जाते हैं और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ छोड़े जाते हैं ब्लड के द्वारा ब्लड कैपिलरीज में, और सेम टाइम में ऑक्सीजन जो आकर के मौजूद रहता है उसे ले लिया जाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर सैक्स में छोड़ा गया, वह जब हम सांस छोड़ते हैं तो श्वसनिकाएँ, अश्वसनी, श्वास नली से होता हुआ नासाद्वार से हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया और सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया। और ये गैसों, दोनों गैसों का आदान प्रदान कहाँ हो रहा है, फेफड़े के अंदर। जो फेफड़े की अंतिम सबसे छोटी इकाई है एल्वियोलाई, वहाँ इन गैसों का आदान प्रदान होता है। ब्लड जब ऑक्सीजन को लेता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, और शरीर के विभिन्न कोशिकाओं से जब कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लाता है तो उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बच्चों, इस तरीके से हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है, गैसों का आदान प्रदान पूरा होता है। इस चित्र में भी हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, गैसों के आदान प्रदान को भी देखा। तो बच्चों, हम समझते हैं कि यहाँ आप लोगों ने श्वसन तंत्र को अच्छे तरीके से समझा होगा, पहचाना होगा। इस श्वसन तंत्र के डायग्राम का आप लोग अभ्यास भी कीजिए। यहाँ एक चीज़ और आप लोग देख पा रहे हैं, डायाफ्राम। ये डायाफ्राम पसली के नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, डायाफ्राम अंदर की ओर जाता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम नीचे की ओर आता है। बच्चों, अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर जो इसी अभ्यास से जुड़े हुए हैं। अभ्यास प्रश्न में देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं, और जल में घुले हुए ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। स्थलीय जीव फेफड़े के द्वारा वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को लेते हैं, और फेफड़े क्या हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। यानी फेफड़े के कारण स्थलीय जीव श्वसन में ऑक्सीजन को ज़्यादा प्राप्त करते हैं। चलिए
अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? बच्चों, हम लोगों ने शुरू में इसको पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा मैं हिंट यहाँ देती हूँ कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज जब टूटता है तो विभिन्न पथ क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले विभिन्न पथ हैं कि जब ऑक्सीकरण होता है यानी सबसे पहले ग्लूकोज कोशिका के अंदर किस में जाता है? कोशिका द्रव्य में जाता है। तो पहला यही प्रक्रिया होता है जिसे कि ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस जब कंप्लीट होता है तो ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और ये पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और ज़्यादा CO2 निकलता है। लेकिन अगर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं गया तो फिर दो तरीके से अनॉक्सी श्वसन होता है, जैसे कि ईस्ट में या कुछ अन्य जीवों में फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है श्वसन, और यहाँ कम ऊर्जा मुक्ति है और इथाइल अल्कोहल बनता है। एक और पाथ है जो हमारे मसल्स में होता है। जब हम दौड़ते हैं या ज़्यादा कार्य करते हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होती है, उस केस में हमारे मसल्स में यह पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड बनाता है और कम ऊर्जा मुक्त करता है। तो ये 3 पाथ हैं जिसका कि आपको वर्णन करना होगा। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये पूरा पाथवे आपको दिया हुआ है। उस पाथवे के द्वारा भी आप दर्शा सकते हैं और एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। पाथवे भी दर्शाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो बच्चों, मनुष्यों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, अभी आप लोगों ने श्वसन तंत्र को देखा और उस प्रक्रिया को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, उसी को शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ लिखना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। तो बच्चों, अभी मनुष्य के श्वसन तंत्र को आप लोगों ने देखा होगा तो इनलार्ज करके एक स्ट्रक्चर था, बैलून जैसी संरचना, जो गुच्छे में, पूरे अंगूर के जैसे गुच्छे में संरचना थी, जिसे कि एल्वियोलाई कहते हैं। तो यही श्वसन एरिया को यानी रेस्पिरेशन के एरिया के, गैसों के आदान प्रदान के एरिया को बढ़ाता है। साथ साथ इसमें क्षमता क्या है? बैलून जैसे सिकुड़ने और फैलने की, यानी जब गैस आते हैं तो ये फैलता है और जब गैस इससे निकलते हैं तो यह सिकुड़ता है। इस प्रकार से यह एयर सैक्स हम मनुष्यों के श्वसन तंत्र में एरिया को इंक्रीज करने में मदद करता है और इसकी संख्या लाखों में है। बच्चों, आप इकट्ठा करिए कि हमारे इस 2 फेफड़ों में इस श्वसन, बच्चों आप जानकारी इकट्ठा कीजिए कि ये एयर सैक्स की संख्या कितनी होती है। ये जानकारी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। हो सकता है कि अगली कक्षा में आप लोग इसके जवाब लेकर के आए। तो बच्चे, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के हल मौखिक रूप से, लिखित रूप से और डायग्राम को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप को निखारते रहिए हर तरीके से। इससे आपकी स्पीकिंग, राइटिंग बेहतर होगी और अपना जवाब बेहतर तरीके से देने में सक्षम होंगे। तो ये था बच्चों मनुष्य का श्वसन तंत्र। मिलते हैं अगली कक्षा में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।